हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने इस पार्ट के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे और हम 6 न्यूमेरिकल इस पार्ट के करा चुके हैं। बच्चों, इस पार्ट के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस पार्ट में से सर्किट दिया रहता है और तुल्य प्रतिरोध निकालने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको आज के लेक्चर में समझाऊंगा। बेटा, जिन्होंने अभी तक फिजिक्स के क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पर लिंक डाले हुए हैं। ठीक है बेटे, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहले कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें कहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर इसकी लंबाई में 10% वृद्धि की जाती है। लंबाई 10% बढ़ा दी तो हमें क्या करना होगा? पहले प्रारंभ में मान लीजिए, माना तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी मान ले भाई? प्रारंभिक लंबाई हमने L1 कह दी, L1 बराबर L। अब वो कह रहा है इसकी लंबाई 10% वृद्धि कर दी, तो लंबाई में वृद्धि कितनी कर दी बच्चों? लंबाई में वृद्धि कर दी 10%। तो इसका मतलब हो जाएगा, अब लंबाई हो जाएगी वृद्धि 10%। 10% का मतलब L का 10%। भाई, वृद्धि तो प्रारंभिक का ही तो 10% होगी, तो प्रारंभिक कितनी मान ली? L का 10% वृद्धि हो गई, अर्थात L का माने गुणा कर दो। 10% मतलब 10/100। 10% मतलब 10/100, तो 10 ही कम 10, 10 धाम 100, अर्थात L/10 इतनी वृद्धि हो गई। बच्चों बताइए, समझ में आ गया क्या? भाई, पहले आपने लंबाई मान ली L। अब क्वेश्चन में कहा है इसमें जो है तार को खींचा और लंबाई 10% बढ़ा दी। तो 10% बढ़ा दी का मतलब यह है L का 10% बढ़ाया। तो L मतलब प्रारंभिक का 10% बढ़ाया, तो L का माने गुणा 10/100, L/10 वृद्धि कर दी। तो अब लंबाई हो जाएगी नई लंबाई। अब लंबाई L2 बराबर, ध्यान से देखिए, इतनी तो थी बेटा और इतनी बढ़ा दी। इतनी थी, इतनी बढ़ाई, तो जो बढ़ाई उसे प्लस कर दो, L/10 बढ़ा दी। तो अब लंबाई हो जाएगी L2 बराबर 10 ही कम 10 और 1 11, 11 L/10। इतनी नई लंबाई हो गई। इतनी पहले थी, ठीक है बेटे, ये पहले थी, बढ़ाई इतनी, तो बढ़ाने के बाद इतनी नई लंबाई हो गई। अब पूछा क्या है? तो ये कह रहा है बेटा, तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? जब लंबाई 10% बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कितने % बढ़ जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको प्रतिरोधों का अनुपात का सूत्र मैंने कल प्रूफ कराया था। R1/R2 बराबर होता है L1² कहां से आया भाई? कल सिद्ध कराया था, कल वाले लेक्चर में करा रखा है मैंने, आप उसको जरूर देखें, इससे पिछले वाला लेक्चर। अब R1 माने प्रारंभिक प्रतिरोध नहीं दिया, उन्हें कहा है बस कि प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ेगा। प्रारंभिक प्रतिरोध नहीं दिया तो ऐसे ही रहने दो बेटा। R2 माने अंतिम प्रतिरोध नहीं दिया। L1 माने प्रारंभिक लंबाई L है बच्चों, L मानी मैंने, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दो। L2 बेटा ये रहा 11 L/10, और यहां पर हो रहा है L2 का स्क्वायर, तो करिए स्क्वायर। 11 L का स्क्वायर 121 L² अपॉन 10 का स्क्वायर 100 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, इस L² से L² कैंसिल, अर्थात R1/R2 बराबर आ गया 100/121। बताओ बच्चों, समझ में आ गया क्या? प्रतिरोधों का अनुपात हो गया 100/121। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, इसलिए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई भाई? प्रतिशत वृद्धि बराबर होगी वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान और गुना 100। किसी में भी जब भी प्रतिशत वृद्धि पूछे तो यही फॉर्मूला होता है, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुना 100, है ना? किसमें वृद्धि? प्रतिरोध में वृद्धि बटे प्रतिरोध का प्रारंभिक मान गुना 100। ऐसे ही अगर लंबाई में प्रतिशत वृद्धि पूछे तो लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई का प्रारंभिक मान गुना 100। ताप में प्रतिशत वृद्धि पूछे तो ताप में प्रतिशत वृद्धि बराबर ताप में वृद्धि बटे ताप का प्रारंभिक मान गुना 100। तो ये प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए अप्लाई होगा, चाहे वो प्रतिरोध में पूछी जाए, लंबाई में पूछी जाए, ताप में पूछी जाए, ठीक है, किसी भी राशि में पूछी जाए।
तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी बच्चों, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर, देखिए वृद्धि के लिए क्या करेंगे, वृद्धि कितनी हुई, बाद के प्रतिरोध में से पहला प्रतिरोध घटा दो। बाद का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, R2 में से पहले घटा दो, R1 घटा दो, तो वृद्धि पता चल जाएगी। अपॉन प्रारंभिक प्रतिरोध R1 और गुना में 100। बताओ ये लाइन समझ में आ गई क्या भाई। वृद्धि मतलब अंतिम में से पहला घटा दो, अंतिम R2 पहला R1 और अपॉन में R1 गुना में 100, या ये हो जाएगा, अलग अलग तोड़ दो इसको, R2 अपॉन R1 माइनस R1 अपॉन R1 1, देखो ध्यान से, R2 अपॉन R1 और माइनस R1 अपॉन R1 हो गया 1 और गुना में बन गया बच्चों 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, R2 अपॉन R1 किसके बराबर है, यहां से इसको उल्टा करिए, R2 अपॉन R1 बराबर है, उल्टा करो 121 अपॉन 100। ठीक है, R2 अपॉन R1 किसके बराबर है, 121 अपॉन 100, वहां पर रख दो बच्चों 121 अपॉन 100 माइनस 1 और गुना में 100, ये हो जाएगा बच्चों। अब लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम लेंगे, 100 लघुत्तम आ गया और ये हो गया 121 माइनस 100 बन जा 100 और गुना में 100। ठीक है बेटा, ये आ गया 121 में से 100 गया 21 अपॉन 100 और गुना में 100, 100 से 100 कट जाएगा एक बार, 21 ही कम 21%, अर्थात प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बच्चों, 21%। अगर लंबाई 10% बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 21%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बच्चों तो ये 3 नंबर में आएगा। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जिन बच्चों के अभी भी कम समझ में आया है, ये वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना करके या 2 गुना करके एक बार दोबारा से देख ले। ठीक है, सब बच्चे इसको नोट करिए बेटा, अपने आप प्रयास करें करने का। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है बच्चों, यदि प्लेटिनम तापमापी के, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी ताप को मापने के लिए यूज होती है, तापमापी मतलब प्लेटिनम का यूज करके ताप को मापा जाता है। इसमें तापमापी के 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.40 ओम, 2.80 ओम और 3.20 ओम है। ठीक है, तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, प्रतिरोध मतलब R, कितने टेम्परेचर पर, 0 पर। ठीक है, ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, इसको ऐसे लिखा जाएगा R कितने पर, 100 पर। ठीक है, ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, इसको ऐसे लिखेंगे R कितने पर, T पर। ये आपको दे रखे हैं 0 पर 2.40 ओम, 100 पर 2.80 ओम और T ताप पर 3.20 ओम। ठीक है, इस टाइप से दिए हैं। तब T का मान क्या होगा, मतलब अज्ञात ताप पूछा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अज्ञात ताप का फॉर्मूला आपके याद होगा, मैंने याद कराया था इस चैप्टर का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने समरी याद कराई थी आपको, वहां पर फॉर्मूला याद कराया था अज्ञात ताप ज्ञात करने के लिए। T बराबर RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 और गुना में 100। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आता है, इससे से ये सूत्र यूज करते हैं हम इसे सोल्व करने के लिए, अज्ञात ताप निकालने का सूत्र है। तो T बराबर RT मतलब R माने प्रतिरोध, कितने ताप पर, T ताप पर, T मतलब अज्ञात ताप पर प्रतिरोध, कितना दिया है 3.20 माइनस R0 बच्चों 2.40। ठीक है, अपॉन R100 है 2.80 माइनस R0 2.40 और गुना में 100। तो ये आ जाएगा बच्चों T इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 3.20 में से 2.40, तो 0 में से 0 गए 0, 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहां से हम दाई लेंगे 12, 12 में से 4 गए 8, क्या बचा 2, 2 में से 2 गए 0, तो 0.80 बेटा ऊपर बचे और नीचे बचेंगे 0 में से 0 गए 0, 8 में से 4 गए 4 और 2 में से 2 गए 0, 0.40 और गुना में 100। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 40 दूनी 80 और 100 दूनी 200, तो T बराबर कितना होगा बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इसका ज्ञात ताप कितना होगा, प्लेटिनम तापमापी से कितना ताप मापा जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपके अच्छा समझ में आ गया होगा, नोट करिए बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 9 में कहा है, किसी बल्ब के फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है।
100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। बताओ इसको कैसे लिखें भाई, इसको ऐसे लिखेंगे प्रतिरोध मतलब R कितने पर 100 पर, तो R 100 बराबर है 100 ओम। ठीक है जी है। आगे चले भाई, यदि प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक इसको डिनोट करते हैं एल्फा। एल्फा बराबर 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हो तो उस ताप की गणना करो, ताप T निकालना है आपको, उस ताप की गणना करो जिस पर प्रतिरोध 20 ओम हो जाएगा। वह ताप निकालिए जिस पर प्रतिरोध, उस ताप की गणना करो जिस पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, 20 ओम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान से देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है, प्रतिरोध ताप गुणांक 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस है। अब उसने कहा है उस ताप की गणना करो, मतलब अज्ञात ताप है ये, उस ताप की गणना करो, अज्ञात ताप, उस ताप मतलब अज्ञात ताप, उस ताप की गणना करो जिस पर प्रतिरोध 20 ओम हो जाएगा। अर्थात ये जो ताप है इस पर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R किस पर, इस ताप पर, उस ताप की गणना करो जिस पर मतलब इस ताप पर, तो इस ताप पर मतलब अज्ञात ताप पर प्रतिरोध RT बराबर दिया है 20 ओम। समझ में आई ये बात? इसको मैंने बहुत खींचा क्योंकि ये बच्चे इसमें कंफ्यूज में रहते हैं कि किस ताप पर। उन्होंने कहा है उस ताप की गणना करो जिस ताप पर, मतलब जिस ताप पर, मतलब उस अज्ञात ताप पर प्रतिरोध 20 ओम होगा। ठीक है, तो T का मान निकालना है बच्चों, जिस पर प्रतिरोध 200 ओम होगा, 20 नहीं बेटा 200 ओम दिया है। ठीक है, तो हमें इस ताप की गणना करनी है जिस पर प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, प्रतिरोध समीकरण लगा दो इसमें, प्रतिरोध समीकरण। आप सोच रहे होंगे एकदम कैसे पता चल गया हमें, प्रतिरोध समीकरण लगा दो। देखिए बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर दी है, T डिग्री सेल्सियस पर दिया है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जब अज्ञात ताप पर प्रतिरोध दिया हो तो प्रतिरोध समीकरण लगाते हैं जो कि होती है RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा T। ये सूत्र होता है ना, इसको आप फर्स्ट मान लेंगे। ये T डिग्री सेल्सियस पर हो गई। ठीक है, ये कितने ताप पर हो गई, T ताप पर, कितने ताप पर, T ताप पर ये हो गई। ठीक है, इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ध्यान से देखेंगे, प्रतिरोध होता है R कितने टेम्परेचर पर, 100 पर। R माने प्रतिरोध कितने ताप पर, 100 पर, तो बेस में 100 लिख दो, बराबर R0 इंटू 1, R0 इंटू कोष्ट में 1 प्लस एल्फा इंटू जहां T है, जहां T है, जैसे T रखा था ना यहाँ पर, जहां T है वहां पर 100 रखते जा रहे हैं, T की जगह 100 रख दिया, R0 ऐसे का ऐसे ही 1 प्लस एल्फा, T की जगह क्या रख दोगे बच्चों, 100। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये कितने टेम्परेचर पर आ गई, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये कितने पर आ गई, T डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, प्रतिरोध समीकरण होती है अज्ञातता पर RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा T। अब जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो जहां RT है, T के रिप्लेस 100 आ जाएगा, R100 बराबर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा T के रिप्लेस 100 रख दिया। अब इन्हें डिवाइड कर दो बच्चों। डिवाइड क्यों कर दो, क्योंकि हमारे पास R0 नहीं है, डिवाइड देने से R0 खत्म। भाग कर देंगे हम इन्हें, भाग किया हमने फर्स्ट अपॉन सेकेंड। जैसे ही भाग करोगे बच्चों आपको मिलेगा RT अपॉन R100, RT अपॉन R100 बराबर R0 से R0 खत्म, तो 1 प्लस एल्फा T अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू 100। बताओ ये लाइन समझ में आ गई क्या? जैसे ही हमने इसको भाग करेंगे तो R0 से R0 खत्म, 1 प्लस एल्फा T ऊपर और 1 प्लस 100 एल्फा नीचे। अब वैल्यू रखिए बेटा, RT हमारे पास है RT 200, R100 ये भी हमारे पास है 100, आ जा भाई 100 इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा ये रहा बेटा 0.005 इंटू टी हमें निकालना है भाई, ऐसे ही रहने दो, अपॉन 1 प्लस एल्फा ये रहा भाई 0.005 और इंटू में 100। बताओ ये लाइन समझ में आ गई बेटा? ये 5 है बेटे। ठीक है, फिर देखिए एक बार कैसे करा। RT का मान दे रखा है हमें 200, R100 का मान दिया है 100, 1 प्लस एल्फा का मान ये रहा बेटा, इंटू T एज इट इज रहेगा, 1 प्लस एल्फा का मान ये रहा और इंटू में 100। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 हो गया। अब बेटे ये कट जाएगा, 100 दूने 200 और 100 ही कम 100। ठीक है, 100 ही कम 100, 100 दूने 200 और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, 2 1 जा 2 प्लस। अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 100 पंजे 500,
देखिए 2 की करें हम, 2 2 ही कम 2, और ये हो गया 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, पंजे 1000। देखो एक बार फिर कैसे करा, 2 की इसमें हुई 2 ही कम 2, प्लस फिर इसमें करेंगे 2 की 100 में करी, 100 दूनी 200, और पंजे भी तो है भाई 0.005, तो 200 पंजे 1000, 1000 और 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो ये रह गया 1 रह गया बस, 1.000 इज इक्वल टू 1 की करेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा 1 प्लस 0.005 इंटू टी। बताओ समझ में आई क्या ये बात। अब बेटा ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 प्लस 1, 2 और 1 3, ये इधर आया, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया बच्चों 2 इज इक्वल टू, देखिए कैसे करा फिर, 2 प्लस 1 मतलब 3, इसको इधर लाएंगे 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 इज इक्वल टू 0.005 टी, अर्थात टी बराबर हो जाएगा 2/0.005। पॉइंट हटाओ, ऊपर 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगी, 5 चौक 20, 400, अर्थात टी बराबर हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। तो कितने ताप पर बच्चों, 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके बढ़िया समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे नोट करिए। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। इसमें क्या है बच्चों, पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में, मतलब जब कोई बल्ब पूरी तरह से जला है, प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट और 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बल्ब है बच्चों, ये एक बल्ब है, ये रहा बल्ब, ठीक है, इस बल्ब की पावर है 100 वाट, और इस वाट, वाट मतलब शक्ति है ना, वाट मतलब शक्ति, बल्ब की पावर 100 वाट है और इसकी वोल्टेज है बच्चों 200 वोल्ट। तो ये कह रहा है इसका प्रतिरोध निकालिए, प्रतिरोध निकालना है भाई, बहुत आसान, R बराबर प्रतिरोध का सूत्र V²/P। बल्ब का प्रतिरोध का सूत्र निकालने के लिए अगर P और V दिया हो तो V²/P कहाँ से आया। अब देखिए शक्ति के 3 सूत्र होते हैं बेटे, एक तो होता है P बराबर VI, एक होता है P बराबर I²R, V बराबर IR रखोगे तो I²R, और तीसरा होता है V²/R। तो मैंने बस याद रखिए इस तीसरे को ही यूज कर लिए यहाँ पर। क्यों, ये क्यों यूज करा, हमने देखा P दिया है, V दिया है, R पूछा है, तो PVR इस तीसरे नंबर के फॉर्मूले में आते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, R को सेपरेट करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू V²/P। ये हमारा सूत्र बन गया, वैल्यू रखिए R इज इक्वल टू V² मतलब 200 का स्क्वायर, 200 गुना 200 अपॉन P बेटा ये रहा 100, 100 दूने 200 और 200 दूने 400, तो बेटा R बराबर आ गया 200 दूने 400, तो R बराबर आ गया 400 ओम। बताइए बेटे समझ में आया सभी बच्चों के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। अब 11वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन में बेटा आपसे कहा है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को, 60 वाट 30 वोल्ट, P बराबर 60 वाट और वोल्टेज है V बराबर वोल्टेज V बराबर 30 वोल्ट है ना, के बल्ब को, ये बल्ब हो गया एक, ये हो गया लो जी, ये लो, ये बल्ब हो गया। 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना चाहते हैं। अब सोचो भाई कितने वोल्टेज का, ये 30 का, और इसके साथ आप कर रहे हैं अन्याय। क्या अन्याय, 90 वोल्ट पर जलाना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, 30 वोल्ट का बल्ब है, जला रहे हो 90 वोल्ट पे, फ्यूज हो जाएगा। लेकिन कब जल सकता है, यदि मैं इस बल्ब के साथ श्रेणी में और बल्ब भी जला दूं, या श्रेणी में कुछ और प्रतिरोध जोड़ दूं। श्रेणी में और बल्ब जलाने का मतलब इसके श्रेणी में कुछ और बल्ब जोड़ दो, अर्थात श्रेणी में कुछ प्रतिरोध और जोड़ दो, तो ये 90 वोल्ट को सहन कर पाएगा। ठीक है, तो यही इस सवाल में पूछा है, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर इसको 90 वोल्ट पर जलाना है, V डैश बराबर 90 वोल्ट पर जलाने के लिए श्रेणी में जुड़ा प्रतिरोध कितना होगा, ये सवाल है बेटे। प्रतिरोध ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये बात दिमाग में नोट करिए, 30 वोल्ट का है, अगर आप 90 वोल्ट पर जलाएंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा।
अगर इसको फ्यूज होने से बचाना है तो इसके साथ श्रेणी क्रम में कुछ और बल्ब जोड़ दीजिए, अर्थात कुछ प्रतिरोध और जोड़ दीजिए। अब कितना जोड़ दीजिए वही इसमें हमसे पूछा है। तो पहले हम देखेंगे बल्ब का प्रारंभ में प्रतिरोध कितना था। बल्ब का प्रतिरोध देखते हैं जरा कितना था। प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटे, अभी बताया था, R बराबर होता है V²/P। तो R बराबर V², 30 का वर्ग 30 गुना 30 अपॉन P कितना 60, 30 ही कम 30 दूनी 60, 2 से कट गया 15 दूनी 30, तो R बराबर आ गया भाई 15 ओम। अर्थात बल्ब का अपना प्रतिरोध कितना था, बल्ब का अपना प्रतिरोध 15 ओम था। अब इसको हमें जलाना है 90 वोल्ट पर। कौन से क्रम में जोड़ना होगा इसके प्रतिरोध, श्रेणी में, तभी जल पाएगा ये। अगर हमें 90 पे जलाना है तो श्रेणी में कुछ प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो श्रेणी में जोड़ने के लिए श्रेणी में धारा होती है समान, तो धारा जितनी बल्ब में होगी, जितने भी बल्ब लगाओगे इसके साथ श्रेणी में, सब में धारा समान होगी। कितनी होगी वो निकाल लेते हैं हम यहीं से। बल्ब में धारा, बल्ब में धारा, धारा I बराबर होती है P/V। कहां से आया, ये रहा, P बराबर VI, तो I बराबर P/V। ठीक है, यहीं से I बराबर बन जाएगा, इसको नीचे ले आओ, तो I बराबर P/V। ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो धारा निकल जाएगी। तो I बराबर P आ जाए भाई 60 है, अपॉन V आ जाए भाई 30 है, 30 दूने 60, तो I बराबर 2 एम्पियर। अर्थात बल्ब में धारा बह रही है कितनी, 2 एम्पियर। अब इस बल्ब के साथ चाहे 50 बल्ब भी श्रेणी में लगा दो, सब में धारा यही रहेगी, क्योंकि श्रेणी में रहती है धारा समान और समांतर में रहता है वोल्टेज समान। तो हम लगाएंगे यहां पर श्रेणी में, इसको फूकने से बचाने के लिए। कितना प्रतिरोध हम मान लेते हैं, माना बल्ब को कितने पर जलाना बच्चों, 90 वोल्ट पर जलाने के लिए, जलाने के लिए, ये लाइन ध्यान से समझनी है। 90 वोल्ट पर जलाने के लिए इसका अपना प्रतिरोध कितना था, 15 ओम। 15 ओम, ये ओम का साइन होता है, के साथ कितना और जोड़ना पड़ेगा, R1 प्रतिरोध। R1 प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी में, श्रेणी में और जोड़ना पड़ेगा, तब जलेगा भाई ये, और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर बल्ब को जलाना है 90 वोल्ट पर, तो इसके साथ जो इसका अपना प्रतिरोध है 15 ओम, उसके साथ हमें R1 प्रतिरोध और जोड़ना पड़ेगा, तभी जलेगा ये। तो अब प्रतिरोध हो जाएगा, अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, R' बराबर हो जाएगा, कितना था, 15 था, और कितना और जोड़ दिया, R1 और जोड़ दिया, तो 15 प्लस R1। श्रेणी में डायरेक्ट ऐसे ही जुड़ जाता है, श्रेणी में सूत्र होता है कुल प्रतिरोध का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे याद आया ना। तो इसका 15 ओम अपना प्रतिरोध था, और हमने क्या करा, इसके साथ, इसकी जान बचाने के लिए इसके साथ R1 और जोड़ दिया। वोल्टेज कितने पर जल रहा है, अब वोल्टेज जल रहा है जी, और V' बराबर 90 वोल्ट पर। और धारा कितनी है भाई, इसमें धारा श्रेणी में समान रहती है जी, I बराबर 2 एम्पियर है जी। अच्छा जी, तो ओम को बुला लो, ओम आ जाइए। ओम का नियम, ओम नमः शिवाय, ओम का नियम लगाए। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ठीक है, ओम का नियम पिछले इसी चैप्टर में सिद्ध कराया था, V बराबर IR। अब यहां पर बेटा वोल्टेज मैंने डैश मान रखी, आप भी डैश कर दो, R डैश कर दो, I पे डैश नहीं, धारा श्रेणी में सेम रहती है, तो I पे डैश नहीं करना है। वैल्यू रखिए, V डैश 90 वोल्ट है बच्चों, I 2, R डैश ये रहा 15 प्लस R1, 15 प्लस R1, तो ये हो जाएगा, 2 से काट दो, 45 दूने 90, तो ये आ गया बेटा 45 इज इक्वल टू 15 प्लस R1, या ये यहां से हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, 45 माइनस 15, अर्थात R1 इज इक्वल टू 45 में से 15 घटेगा 30, तो R1 बराबर 30 ओम। अर्थात बल्ब को 90 वोल्ट पर जलाने के लिए बल्ब के साथ 30 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन आपके बढ़िया समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसे एक बार अपने आप भी करके देखें। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नंबर 12 की ओर आ गए हम।
इसमें कहा है एक कार्बन प्रतिरोधक की 3 पट्टियों का वर्णकोड। सबसे पहली बात, कार्बन प्रतिरोधक क्या होते हैं? मैंने बताया था वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, उनके उच्च प्रतिरोधों को, उच्च मतलब बड़े प्रतिरोधों को हम कार्बन अर्धचालक की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन अर्धचालक से बने प्रतिरोध होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कार्बन प्रतिरोधक। अब इसमें कहा है कार्बन प्रतिरोधक की 3 पट्टियां के वर्ण कोड क्रम से नीला, काला और पीला है। तो देखो ये कार्बन प्रतिरोधक बना लेते हैं हम एक। इस पर 3 पट्टियां होती हैं पास पास, ये ऐसे पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी। ठीक है, इस पट्टी को A मानते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब इसका रंग दिया है बच्चों नीला, है ना, A पट्टी का रंग नीला। B पट्टी जो है बेटा, इसका रंग दिया है आपको काला। ठीक है, और C पट्टी का रंग दिया है बच्चों पीला। ठीक है, अब आप इन रंगों से ही इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसका तरीका बताया था। अगर कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है तो बब्बर को बुलाना पड़ेगा, और बब्बर ने बताया था, इसका मैंने एक आपको तरीका बताया था, आप ट्रिक बताई थी, जो कि थी बब्बर बोला रोकर, बब्बर बोला रोकर, बेचारा रो रहा था बहुत, रोकर ओ यार, ओ यार, गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। ठीक है जी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, किसी भी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालने की ट्रिक। बब्बर बोला रोकर ओ यार, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। तो बब्बर मतलब बी, फिर बोला, फिर बी, फिर रोकर, फिर आर, फिर ओ, ओ तो ओ, यार YAR मतलब वाई। पहला पहला वर्ड लिखते चले जाइए। गुड जी, बॉय बी, वेरी वी, गुड फिर जी, फिर वाइफ, फिर W। तो अब इनसे रंग कौन से बन गए? बब्बर कैसा था? बब्बर कैसा था? काला था। तो काला भूरा, है ना, पहले आता है काला मतलब ब्लैक। ठीक है, फिर क्या आता है? ब्लू भूरा, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन। फिर आता है बच्चों रेड। फिर क्या आता है? ऑरेंज, नारंगी, ऑरेंज। ठीक है, फिर क्या आता है? येलो, येलो, है ना, पीला। फिर क्या आता है बच्चों? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। फिर आता है ब्लू, वो ग्रीन, ग्रीन। फिर आता है बच्चों ब्लू। फिर आता है बच्चों वोलेट। फिर आता है ग्रे, और फिर आता है व्हाइट। ठीक है, ये क्रम है बेटा, और ये क्रम किसी भी बच्चे के बहुत आसानी से याद हो सकता है अगर आपके ट्रिक याद है, बब्बर बोला रोकर ओ यार, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। तो जब भी कार्बन प्रतिरोधक के क्वेश्चन आए, बब्बर को बुला लो, और बब्बर देखिए अब बहुत आसानी से सोल्व कराएगा इसको। इस पर नंबर होता है 0, इसका नंबर 1, 2, 3, 4, और गुड 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब देखिए नीला, नीला यहां पर आइए। नीला बेटा, नीला कौन से नंबर पे आ रहा है? नीला ब्लू, ये रहा, नीले का नंबर है 6, तो 6 लिख दो भाई। फिर काला, काला देखिए काला कहाँ है भाई? ये रहा ब्लैक, 0, 60 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है गुना आ जाती है, गुना। अब पीले पे आइए बेटा, पीला, पीला मतलब येलो, ये रहा पीला। पीला कितना है बेटा? 4, तो ये 10 की घात में चला जाता है, 10 की घात 4। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसका प्रतिरोध कितना हो गया? इसका प्रतिरोध हो गया 60 गुना 10 की घात 4। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप किसी भी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना। ठीक है, तो ये प्रतिरोध हो गया इतना। अब आगे करते देखते हैं बेटे क्या है क्वेश्चन में। आगे का है बच्चों, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया। ठीक है जी, विभवांतर लगा दो। विभवांतर कैसे लिखते हैं बच्चों? V से V बराबर 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया। ठीक है जी, लगाया। तो ये कह रहा है इसमें कितनी धारा होगी? धारा मतलब I। तो बहुत आसान तरीका बेटा, प्रतिरोध R पता है, V पता है, I पूछ रहा है। ओम को बुलाओ। एक ही सवाल में 2 आएंगे। बब्बर आ चुका, आप बुलाओ ओम को।
ओम ने बताया था। क्या बताया था? ओम का नियम होता है भाई आई बराबर वी अपॉन आर। ठीक है, आर बराबर वी अपॉन आई, तो आई बराबर वी अपॉन आर। अब वैल्यू रखिए, तो आई बराबर वी है बच्चों 30, है ना, क्वेश्चन में दिया है 30 वोल्ट। और आर हमने निकाल लिया, आर आया 60 गुना 10 की घात 4 ओम। प्रतिरोध किस में नपता है बच्चों? ओम में। तो 60 गुना 10 की घात 4। अब काटिए भाई, 30 ही कम 30 और 30 दूनी 60। तो आई बराबर आ गया 1/2 इंटू, इसको ऊपर ले जाइए 10 की पावर माइनस के 4, या इसे आप लिख सकते हैं आई बराबर 0.5, है ना, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 क्या एम्पियर। अर्थात इस प्रतिरोधक में कितनी धारा बहेगी? 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। पर 13 बेटा, क्वेश्चन 13 पर ध्यान दें। इसमें कहा है निम्न परिपथों में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान परिपथ हैं बच्चों ये तीनों ही। पहला परिपथ ये 6 ओम, फिर 6 ओम, फिर 6 ओम, और यहाँ आ गया बी 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे, एक बॉक्स ये दिया है, एक बॉक्स ये दिया है। तो इसमें आपको ए बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है। तो पहले आप देखेंगे ए बी के बीच 3 प्रतिरोध दिए हैं, इसको आप R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इसको R3 मान लें। और ध्यान से देखिए बेटे, जैसे ही आप R1 से चले एक प्रतिबाधा आ गई। प्रतिबाधा का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट। फिर R2 से आगे चलेंगे, फिर प्रतिबाधा आ गई, फिर R3 से आगे चले, फिर प्रतिबाधा आ गई। तो हम यहां पर ये देखते हैं इन तीनों ही प्रतिरोधों के में जो धारा है उसके मार्ग में रुकावट आ रही है। ये जो बीच में खंबे खड़े हैं, ये खंबे से, इनको बोलते हैं प्रतिबाधा, धारा के मार्ग में रुकावट। अर्थात कहने का मतलब इन सारे प्रतिरोधों में धारा अलग अलग होगी। और मैंने बताया था जब धारा अलग अलग होती है तो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। तो ये तीनों ही प्रतिरोध R1 एंड R2 एंड R3 का कौन से क्रम हो जाएगा बच्चों? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, में तुल्य प्रतिरोध। ये हो जाएगा बेटा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये 1/R इज इक्वल टू 1/ आजा 6 प्लस 1/R2 आजा 6 प्लस 1/R3 आजा 6। ठीक है, समांतर में 1/ में चलता है। तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम 6, 1 2 3, 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो 1/R बराबर 1/2, या उल्टा कर दो R बराबर 2 ओम। यही आपका आंसर। ठीक है बेटे, समझ में आया सभी के? सभी बच्चे नोट करें और आगे देखिए। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन 13 का बी पार्ट। बेटा इसमें एक आयताकार शेप दी है जिसमें आप देख रहे हैं 5 प्रतिरोध जुड़े हैं इस टाइप से। टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं? 5। ठीक है, ये 5 रेजिस्टेंस हैं। और बच्चों इसमें ए बी जो है विकर्ण पर दिया है। प्रतिरोध ए बी के बीच पूछ रहा है ना, अर्थात विकर्ण वाली भुजा के बीच नेट रेजिस्टेंस पूछा है, और विकर्ण पर प्रतिरोध जुड़ा है 3 ओम। यहाँ पर साइड में 2 ओम, ये 1 ओम। ठीक है, यहाँ पर भी 2 ओम और ये 1 ओम। ये ओम का साइन होता है बेटे। अब देखिए, सपोज कीजिए यहाँ से आई धारा आई है ना, ए से या बी से भेज लो आई धारा। तो जैसे ये यहाँ पर आएगी 3 भागों में बटेगी, I1 I2 और I3। अब चूंकि ए बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है, तो जिसके बीच कुल प्रतिरोध निकालना होता है उसकी धारा को हमें नहीं छेड़ना, वो स्थायी हो जाती है। तो ये धारा स्थायी हो जाएगी। ठीक है, इसे नहीं बढ़ाना है आगे। इसकी धारा को आगे चलाइए, I1 चला चला, यहाँ पर भी I1 होगा। ठीक है, ऐसे ही I3 चला चला, यहाँ पर भी I3 होगा। तो कहने का मतलब इसमें और इसमें धारा सेम है। और आपको पता होगा, मैंने बताया था जिनमें धारा समान होती है उनका हो जाता है श्रेणी क्रम। तो इसका और इसका हो जाएगा श्रेणी। सिमिलरली इसमें भी धारा सेम है तो इनका भी श्रेणी क्रम हो जाएगा। और फिर आपस में सारों का समांतर। तो ये मान लेंगे R1 R2 फिर R3, ये R4 और ये वाला R5। ठीक है, अब आप देखिए R1 एंड R2 का कौन सा क्रम है बेटे? श्रेणी। तो R फर्स्ट बराबर हो जाएगा 1 + 2 अर्थात 3 ओम। ठीक है, अब नीचे आइए, R3 एंड R4 इनका भी कौन सा क्रम है बच्चों? श्रेणी। तो R सेकंड बराबर R3 2 + 1, ये भी बच्चों 3 ओम।
ठीक है। अब इसको सबसे लास्ट में लेना था, मैंने बताया जिसके बीच कुल प्रतिरोध निकालना है उसको सबसे बाद में लेना है। अगर बी यहां होता हमारा, ठीक है, तो हम इस वाली भुजा को सबसे बाद में लेते। ऐसा भी क्वेश्चन आगे को आएगा। अब आपको क्या करना है, आर फर्स्ट कोमा आर सेकंड व आर 5 का कौन सा क्रम, सब आमने सामने है, या ये कह दो सब में धारा अलग अलग है। आर फर्स्ट में जो R1 R2 का निकल के आया उसमें I1 है, आर सेकंड R3 R4 का जो आया उसमें I3 है, और R5 में है I2। सब में अलग अलग धारा है का समांतर, धारा अलग अलग मतलब समांतर में तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 ये कितना है बच्चों, ये भी 3। तो 1/R इक्वल टू एलसीएम आ गया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3, 3 1 जा 3, तो 1/R इज इक्वल टू 1, उल्टा कर दो R बराबर 1। तो बच्चों नेट रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर, 1 ओम। बताइए बेटे, समझ में आया सभी के। अब देखिए क्वेश्चन 13 का सी पार्ट देखते हैं। इसमें बच्चों ऐसे एक मंदिर की शेप बनी है, लो जी हम भी मंदिर की शेप बना देंगे ऐसे, ठीक है जी, ये लो जी, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें बेटा यहाँ पर ए यहाँ दिया है और बी ये दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है बच्चों 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम। वही पूछा है ए बी के बीच कुल प्रतिरोध हमें इसमें भी निकालना है। तो कैसे करोगे भाई, ए बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें ए बी के बीच निकालना है। तो इसको आप जब ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे खोल दो, है ना, ए को ऐसे कर सकते हैं, बी को ऐसे कर सकते हैं, कर दूं, इसकी टांग पकड़ो खींच दो, लो जी खींच देते हैं, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, मतलब 4 ओम जो था ये यहाँ आ गया, इसको भी खींच दो, लो जी ये लो जी, बी भी यहां पर आ गया 4 ओम। अब आपको क्या करना है, पहले इसको जब भी आपको किसी सर्किट को सोल्व करना है तो आप ध्यान दें, जो बंद परिपथ होता है पहले उसे हल करते हैं, और बंद परिपथ में 2 या 3 प्रतिरोध जो एक साथ दिए हैं पहले उन्हें हल करें। जैसे हमने देखा ये बंद परिपथ है, पहले इसमें गए फिर बाहर आएंगे, और बंद परिपथ में 2 एक साथ ये वाले हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको R1 मान लो, इसको R2 और फिर R3, ठीक है, बंद करके फिर बाहर R4 R5। अब देखिए बेटे R1 R2 दोनों एक लाइन में है, ऐसे देखो यहां से सपोज करो I धारा चली, और ये जैसे ही यहां पर आएगी 2 भागों में बटेगी, I1 और यहां पर I2। अब ध्यान से देखना बेटे, ये I1 चली चली चली, इसमें भी I1, तो इन दोनों में धारा सेम रहेगी, इसमें भी I1 आएगी बेटा, I1 ऐसे आ रही ना, यहां पर क्या होगी I1। अब ये आई I1 यहां से I2 मिल गई, दोबारा बन गई I1 प्लस I2 मतलब I, ठीक है। फिर सुनो, I धारा आई 2 भागों में बटी, I1 I2, ऊपर से आ रही है I1, यहां से जा रही है I2, मिल गई फिर I बन गई। तो अब इसमें R1 में और R2 में आप देख रहे हैं धारा सेम है I1, तो R1 व R2 का कौन सा क्रम है, श्रेणी, क्यों, क्योंकि इनमें धारा समान है। तो R फर्स्ट बराबर R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 4 बराबर 8 ओम, ठीक है, R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 4 बराबर 8 ओम। अब R फर्स्ट व R3 का कौन सा क्रम है बच्चों, समांतर। क्यों है समांतर, क्योंकि इनमें धारा अलग अलग है। तो ये हो जाएगा 1/R सेकंड बराबर 1/8 प्लस 1/4, है ना, ये R3 4 है बेटे, इसका 8 आया, 8 और 4 का समांतर, समांतर मतलब 1/, में चलेगी, तो 1/R सेकंड इज इक्वल टू, एलसीएम देखिए बेटा, एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3/8। उल्टा कर दो तो R सेकंड बराबर 8/3 ओम, ठीक है बेटा, ये R सेकंड है बच्चों, R सेकंड, तो R सेकंड बराबर 8/3 ओम। और अब हमारा ये घर जो है ये सोल्व हो गया, 3 प्रतिरोधों का घर हमने हल कर दिया, इसका श्रेणी, फिर जो आया वो इसके साथ समांतर। अब यदि मैं इसका नया चित्र बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, 4 ओम, यहां पर 8/3 और यहां पर फिर 4 ओम, ठीक है, A B, यहां पर क्या है 4 ओम, यहां पर 8/3 ओम, फिर 4 ओम। अब देखिए तीनों जो प्रतिरोध हैं फिर एक लाइन में हो गए, मतलब R4 और ये क्या आया था R सेकंड, और ये क्या आया था R5, इनका श्रेणी R4 R सेकंड और R5 का कौन सा क्रम है, श्रेणी
में कौन सा प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध। तो ये आ जाएगा बच्चों R इज इक्वल टू, जोड़िए 4 प्लस 8/3 प्लस 4, तो R बराबर 4 और 4 8 प्लस 8/3, अर्थात R बराबर 3 अट्ठे 24 और 8 32, 32/3 ओम। तो ये होगा बच्चों इस पूरे घर का नेट रेजिस्टेंस कितना? 32/3 ओम। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन भी आपके बढ़िया समझ में आ गया होगा और ये भी। ठीक है, अब इससे आगे के क्वेश्चन नंबर 14 से जो हैं हम इससे अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।